अमेरिका ईरान के बीच जंग के बाद अब एक नया मोड़ आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मूज की खाड़ी में फंसे जहाजों को निकालने के लिए चलाए गए प्रोजेक्ट फ्रीडम को थोड़े समय के लिए रोक दिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान के साथ बातचीत आगे बढ़ रही है और एक पक्का समझौता होने के नजदीक है, लेकिन नाकाबंदी जारी रहने वाली है। हालांकि राष्ट्रपति के इस ऐलान के बाद तेल की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर लिखा कि पाकिस्तान और दूसरे देशों की मांग पर और अमेरिका की जबरदस्त सैन्य सफलता के बाद दोनों पक्षों ने मिलकर यह ऑपरेशन थोड़े समय के लिए रोकने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत एक पूरे और आखिरी समझौते की तरफ आगे बढ़ रही है और बहुत अच्छी प्रगति भी हुई है। ये रोकना दरअसल ये देखने के लिए किया गया है कि क्या ये समझौता आखिरकार मुमकिन है, क्या ये हो सकता है। यह एक बहुत जरूरी बात है। राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कहा है कि भले ही प्रोजेक्ट फ्रीडम रुक गया हो, लेकिन हॉर्मुज की खाड़ी पर अमेरिका की नाकाबंदी पूरी तरह जारी रहेगी। यानी जहाजों को निकालने का काम रुका है, लेकिन ईरान पर दबाव कम नहीं हुआ है। इस बात का जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया और ये बताने की कोशिश की कि हॉर्मुज पर किस तरीके से नियंत्रण उनका लगातार है। बिल्कुल, और हॉर्मूज को लेकर के चाहे प्रोजेक्ट फ्रीडम की बात करें या अन्य तस्वीर की बात करें, इस वक्त जो खाड़ी में मौजूद है वो कहीं ना कहीं बड़े तनाव की ओर इशारा भी कर रही है कि आखिर इसका तोड़ निकलेगा क्या। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, हॉर्मूज में प्रोजेक्ट फ्रीडम पर बड़ी खबर है। प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर के इसमें इंफॉर्मेशन, अमेरिका ने फिलहाल प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया है। बिल्कुल, प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया गया है। पोस्ट भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हॉर्मुज में नाकाबंदी पूरी तरह लागू है। ये जो ऑपरेशन है इसे रोका गया है, लेकिन नाकाबंदी जारी रहेगी। यानी कि हॉर्मुज पर जो नियंत्रण फिलहाल अमेरिका का है वो बना रहेगा। ईरान की नकेल कसे रखेगा अमेरिका, इस बात का इशारा दे दिया है। प्रोजेक्ट फ्रीडम को लेकर जिस तरीके से कल भी हमने खबर देखी थी और अब ये पता चला है कि फिलहाल प्रोजेक्ट फ्रीडम को अमेरिका ने रोक दिया है। लेकिन इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया है कि ये ऑपरेशन रुका है, लेकिन इसके ये मायने नहीं कि नाकाबंदी अपनी हटा लेंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट पर वो नाकाबंदी बनी रहेगी। अगर ईरान टोल वसूलता है तो अमेरिका इस पर सख्ती दिखाएगा। तो ये कूटनीतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो बड़ा अहम बयान माना जा रहा है, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए और ये दुनिया को संदेश देते हुए नजर आ रहे हैं कि हॉर्मूज में बेशक से प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया गया, लेकिन नाकेबंदी अभी भी वैसे ही उसी इंटेंसिटी के साथ जारी है। अमेरिका लगातार ईरान को रोकने के लिए, ईरान पर काबू पाने के लिए हर वो भरसक प्रयास कर रहा है जो जरूरी है। हॉर्मूज में नाकाबंदी पूरी तरीके से एक्टिव है और नाकेबंदी को लेकर कोई प्रश्न ही नहीं बनता है। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान कनेक्ट है, उनका तारुफ करवा दूं आपसे। हमारे साथ आशीष सहाय से कनेक्ट है, साथ ही साथ अजिताभ जी हमारे साथ कनेक्ट है और मेरे सहयोगी विकास अब्रोल मेरे साथ ग्राउंड से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विकास, आप ही के पास आते हैं। इस वक्त जो तस्वीर हम देख रहे हैं, तनावपूर्ण स्थिति है। मिडिल ईस्ट की बात करें, वहां लगातार ये प्रश्न उठ रहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम जो है, क्या ये लड़ाई प्रोजेक्ट फ्रीडम बनाम उस नाकेबंदी की हो गई है? क्योंकि नाकेबंदी तो पहले की ही थी, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के जरिए संदेश क्या देना चाहते हैं, इसे रोकने के जरिए क्या बताना चाहते हैं? और देखिए, लगातार हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ जो है लोगों में रोष बढ़ता जा रहा था। अलग अलग देशों में लोगों में प्रदर्शन, अमेरिका में खुद प्रदर्शन निकलने शुरू हो चुके, क्योंकि कहीं ना कहीं इस हॉर्मुज स्ट्रेट की वजह से जो बंद हुआ था उस कारण से लोगों, पूरी दुनिया पर एक आर्थिक दबाव बढ़ चुका था, जहाजों का आना जाना रुक चुका था। ऐसे में उस छवि को सुधारने के लिए एक तरह से कहते हैं ये जो ऑपरेशन फ्रीडम शुरू किया गया, ताकि वो अगर रास्ता खुलता है तो जो जहाज दुनिया के हैं वो उस रास्ते से निकलेंगे, तो एक जो लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लोगों के जो शिप्स हैं, जो सामान लेके निकल रहे हैं, वो अगर निकल पाए तो लोगों को राहत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक जो आर्थिक व्यवस्था है दुनिया की, वो थोड़ी सुधरनी शुरू हो जाएगी, जिससे कहीं ना कहीं
राष्ट्रपति ट्रंप पर भी दबाव कम होगा और ईरान पर दबाव जरूर बढ़ेगा, क्योंकि देखिए ये जो हॉर्मुज है ये ईरान के पास एक ऐसा एसेट था जिसको लेकर लगातार वो पूरी इस पूरे युद्ध में वो अपना दबदबा बनाता रहा है। और जब उसको कहीं ना कहीं जब ट्रंप ने अमेरिका ने तोड़ दिया तो अमेरिका ये ईरान के लिए एक बहुत बड़ी चोट है, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे कि वो जब चाहें ईरान को जिस तरह से चाहे उस तरह से नचा सकते हैं और उन्होंने वही किया। और लेकिन देखा जाए तो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत लेकिन फिलहाल सुकून की बात बिल्कुल सुकून की बात है, लेकिन फिलहाल इसे रोका क्यों है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये बड़ा प्रश्न उठता है। इस पर चर्चा करेंगे, साई साहब से जानेंगे, लेकिन इस बीच एक अपडेट जरा साझा कर ले। ईरान से डील पर बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप। ईरान हमसे डील करना चाहता है, ईरान को बातचीत की मेज पर आना होगा। ईरान की हालत ठीक नहीं है, इस बात का जिक्र लगातार डोनाल्ड ट्रंप पहले भी करते रहे कि ईरान की हालत पतली है। ईरान बातचीत करना चाहता है, डील करना चाहता है। साई साहब, ये ऑपरेशन फ्रीडम जो है ये क्यों फिलहाल रोका गया है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से? मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सेंसिटिव मोड पर है जो पाकिस्तान का मीडिएशन है ईरान और अमेरिका के बीच, और जैसा कि उन्होंने इंडिकेट भी किया कि पाकिस्तान के रिक्वेस्ट पे रोका है। लेकिन इसका एक वृहद सेंस भी निकलता है कि अमेरिका में भी आज की तारीख में जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप काम कर रहे हैं उनमें उनकी अपनी जो सेकंड लाइन है उसके साथ एका नहीं। 3 घंटे पहले मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक लंबा चौड़ा बयान देते हैं इन फ्रंट ऑफ द कैमरास, प्रेस को ब्रीफ कर रहे हैं, ऑफिशियल व्हाइट हाउस ब्रीफिंग, जिसमें वो अच्छे से इलैबोरेट करके बताते हैं कि क्यों फ्रीडम एक एसेंशियल नेसेसिटी बन गई थी। 1500 जहाज, ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज, लोग भूखे मर रहे हैं, उन जहाजों के क्रू, उस पे काम करने वाले लोग, उनकी मेडिकल कंडीशन खराब हो रही है। इसलिए ये एसओएस टाइप ऑफ एक्शन लिया है अमेरिका ने पूरी दुनिया के लीडरशिप को, पूरी दुनिया को एक लीडरशिप दिखाने के लिए, क्योंकि हम बहुत दिन से कह रहे थे कि आप लोग हॉर्मुज पे कुछ करिए, लेकिन अब स्थिति वहां पहुंच गई है कि हम रुक नहीं सकते। नहीं, पर ये एसओएस जो आप जिक्र कर रहे हैं साहिर सर, मुझे जरा इस पे जानना भी है। एसओएस ये इमरजेंसी कॉल हॉर्मुज को लेकर बना कैसे एकाएक? और अभी तक तो बहुत तटस्थ नजर आ रहे थे ना डोनाल्ड ट्रंप कि वो ऑपरेशन प्रोजेक्ट फ्रीडम चला करके इस ऑपरेशन के जरिए वो किसी भी कीमत पर ईरान को एक एड्ज नहीं लेने देंगे, और वो पूरी तरीके से संपूर्णतः एक जो खात्मे की ओर आगे बढ़ रहे हैं वो एकाएक इतनी जल्दी टूट जाए, वो भी पाकिस्तान की कॉल से, ये भी तो सर थोड़ा अटपटा सा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये इंडिकेट करता है कि कितना अनस्टेडी थॉट प्रोसेस है ट्रंप का, क्योंकि एडवाइजर्स तो अब नहीं ये बता रहे हैं। एडवाइजर ने बोला पूरी दुनिया को कि हमने ये फ्रीडम शुरू किया है, अब हम सारे शिप्स को निकालेंगे, दूसरी कंट्रीज को भी ये करना चाहिए, और हम आईआरजीसी के उन गुंडों को जो पायरेट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं उनको खत्म कर देंगे। और 1, 2, 3 घंटे गुजरते हैं और इस पूरे मिशन को पॉज कर दिया जाता है। इसका मतलब स्टडी थॉट्स नहीं है ट्रंप की कि अभी क्या करना है, लेकिन जो नाकाबंदी है उसको कंटिन्यू करते हुए फ्रीडम शुरू करना एक ठीक स्टेप था, क्योंकि यस वहां जो क्रूज हैं, वो जो 1500 शिप के लोग हैं, वो इतने दिनों से कैसे सरवाइव कर रहे हैं, उनके बारे में क्या हो रहा है, उन तक मेडिकल रिलीफ तक नहीं पहुंच रहा है। तो किसी ना किसी को ये इनिशिएटिव लेना था। अमेरिका ने इनिशिएटिव लिया और सिर्फ अपने 2 शिप्स को निकाला, और उस दरमियान 6 बोट्स को भी ईरान के डैमेज किया है, जैसे कि रिपोर्ट्स आपने दिखाई है, वो ठीक है। लेकिन इसमें मेजर मुद्दा ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान ईरान में किससे और क्या बात कर रहा है, जिससे ट्रंप को ये इन्फ्लुएंस किया गया कि हम बहुत करीब पहुंच गए हैं एक फाइनल सेटलमेंट, और ऐसे में एक ईगो रफलिंग, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए आप फ्रीडम, अदरवाइज देखें 10 सेकंड और, कोई रीजन नहीं था फ्रीडम को रोकने का। इसका पीस टॉक से कोई मतलब नहीं था, इसका अमेरिकन स्टॉपेज ऑफ ईरानियन ऑयल पे कोई मुद्दा नहीं था, सिर्फ इंटरनेशनल शिपिंग हॉर्मुज से अमेरिकन नेवी के सहारे निकल रही थी। इसमें ईरान का क्या, इसमें क्यों इसको अचानक रोकना पड़ा कि नहीं नहीं ईरान के साथ समझौता होने वाला है। आप आईआरजीसी के जो अटैक्स हो रहे हैं कार्गो शिप्स पे, उसको रिबाउंड मत कीजिए, उस पर रिटेलिएट मत कीजिए, ताकि बात सब, तो ये दिखाता है कि आईआरजीसी अभी भी एट द लोएस्ट पॉइंट एवर, उनकी जो सोच है वो क्रिमिनल है, वो रेडिकलाइज्ड ही नहीं है, क्रिमिनल्स हैं कि हम अटैक करेंगे कार्गो शिप्स पे, अमेरिका या कोई भी टीम उसको रोके नहीं, तभी हम आगे बात करेंगे सेसेशन ऑफ वॉर के लिए। दिस इज हाईली स्टूपिड, और इसको मानकर ट्रंप ने फिर से दिखाया कि उनकी थॉट लाइंस भी स्टडी नहीं है,
और एक क्यूरियोसिटी जरूर जगी है कि ईरान पाकिस्तान से क्या बात कर रहा है और किससे बात कर रहा है, क्योंकि अभी इन्होंने पॉज करा दिया, वो फिर से रीग्रुप करेंगे, उनकी 6-7 बोट्स नष्ट हुई थी, फिर से एक नई स्ट्रेटेजी बना लेंगे कुछ समय और में। साहिब साहब, और फिर पाकिस्तान के वक्त को लेकर भी तो, क्योंकि अभी तक तो ये था कि पाकिस्तान की इतनी वक्त है भी क्या कि उसकी बात सुनी जा रही है, उसे कंसीडर किया जा रहा है, इसे लेकर भी एक हमारे साथ मनोज जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपका भी स्वागत है। डॉक्टर अजिताभ, आपके हिसाब से कल तक हम तारणहार की तरह से देख रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा है कि सारे देशों को साथ में लाएं, ऑपरेशन फ्रीडम चलाएं और सबके हित के बारे में सोचें। आज एकाएक इस तरह का डिसीजन ले लेना, ये कल जो अपनी वो इमेज पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे थे, अब उससे उलट और अब ऐसा लग रहा है कि उनका अपना कोई निजी इससे कोई अगर हम देखें हित होने वाला है, या फिर जो भी, जैसे कि साहिब साहब ने जिक्र किया, वो क्यूरोसिटी डेवलप हो गई है कि ऐसी क्या बात हो गई है जो अचानक से आपने स्टेप बैक कर लिया है। देखिए मोनिका जी, एक बहुत ही कूटनीतिक चाल है और बहुत ही सोची समझी चाल है ये अमेरिका की। मैं इस पे थोड़ा सा बता दूं कि अमेरिका ने जीसीसी के 5 कंट्री, कतर, यूएई, सऊदी, कुवैत और बहरीन, इनके साथ मिलके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया है। उस प्रस्ताव में यही बात रखी है कि ईरान को वहां पे अटैक रोकना चाहिए हॉर्मुज में, दूसरा हॉर्मुज से टोल कलेक्शन बंद करना चाहिए, और तीसरा कि वहां पे जो माइंस इन्होंने बिछाए हैं उसको रोके, साथ साथ वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को इन्फॉर्म करें कि वो माइंस कहाँ कहाँ है और उसको हटाने के लिए हम फिर प्रयास करें, मिलजुल के प्रयास करें। तो ये एक तरह से सिक्योरिटी काउंसिल में ये प्रस्ताव पेश करना, चूंकि अभी चीन सिक्योरिटी काउंसिल का इस महीने का अध्यक्ष है, इसलिए ये रूस और चीन को भी एक तरह से एक्सपोज करना, क्योंकि पिछली बार सिक्योरिटी काउंसिल में रूस और चीन ने ही वीटो लगा के पिछले प्रस्ताव को रोका था। तो इस बार अमेरिका ने ये प्रस्ताव दिया है, ये दिखाने के लिए दुनिया को कि हम एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत यूनाइटेड नेशंस को ये हम रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं कि वो इसमें इंटरफेयर करे। और यहाँ पे एक तरह से अमेरिका ये भी दिखा रहा है कि हम यूनाइटेड नेशंस की रेस्पेक्ट करते हैं। देखते हैं कि यूनाइटेड नेशंस इसमें पास होता है या फेल होता है, और इसीलिए उन्होंने इस पे पॉज दिया है जो प्रोजेक्ट फ्रीडम है, कि हम इसको, और अगर यूनाइटेड नेशंस ये पास कर लेता है या इस पे कार्रवाई करती है तो कलेक्टिवली सारे लोग मिलके यूनाइटेड नेशंस के अंदर में नहीं, बट बहुत गहरी रिसर्च और बहुत गहरा मंथन, बहुत बड़ी तस्वीर दिखाने का प्रयास, ये तमाम चीज़ें तो हमने देखी है। अजिताभ सर, प्लीज़ इस पर कंप्लीट कीजिएगा। एक बड़ी खबर, माफ़ी के साथ आपको रोक रही हूँ, बड़ी खबर है कि हॉर्मुज को लेकर IRGC नौसेना की स्पीच चेतावनी आई है, और इस चेतावनी में हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाज़ों को चेतावनी दी गई है, ईरान द्वारा घोषित रूट का इस्तेमाल करें, दूसरे रास्ते से गुजरने पर कार्रवाई होगी। अब ये बड़ी जानकारी, इस बाबत अगर हम समझे तो इस सिचुएशन जो बन रही है हॉर्मुज में, IRGC अपने हिसाब से आवाजाही, वहां का परिचालन, वहां जो जहाज गुजर रहे हैं, उन तमाम चीजों को खुद रेगुलेट करना चाहती है। साहिब सर, इस पर जरा आपकी एक प्रतिक्रिया चाहती हूँ। ये रेगुलेटरी फॉर्म में इस वक्त IRGC खुद को समझ क्यों रही है? अब IRGC नौसेना बताएगी कौन से रूट से गुजरना है, हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को अलर्ट किया है कि जो बताया ईरान ने वहीं से गुजरिए, वरना प्रॉब्लम होगी। तो मुझे लगता है कि ये अभी भी मैं 15 दिन का टाइमलाइन बता रहा हूं, अभी भी IRGC का फेस सेविंग मेजर है, जस्ट फॉर फेस सेविंग, कि हम अभी भी हैं, अभी भी हमारा हॉर्मुज पे कंट्रोल है। हालांकि रियलिटी ये है कि 48 घंटों में हमने देखा कि बड़े बड़े शिप्स बिना किसी स्क्रैच के वहां से IRGC के सामने से निकाल लिए गए। ये उतना ही ह्यूमिलिएटिंग होगा IRGC नेवी के लिए जितना F-35 के दोनों क्रू मेंबर्स को ईरान के अंदर से जब ये रेस्क्यू करके अमेरिकन फोर्सेस ले गई थी। कि आप बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बट रियल फील्ड में जब एक्शन हो रहा है तो 1% भी आपकी कोई एक्टिविटी, कोई काउंटर मेजर नहीं दिख रहा है, आप फेल करते हुए दिख रहे हैं। 2 लाइव केसेस हैं, वॉर थिएटर के लाइव केसेस। एक ईरान के अंदर से घुस के ईरानियन US पायलट्स को निकाल लिया गया, और IRGC और पूरे के पूरे पैसिट कम्युनिटी, इनकी इंटरनल इंटेलिजेंस कुछ नहीं कर पाई। एक जहाज भी अमेरिका ने खुद का डिस्ट्रॉय किया क्योंकि उसके कुछ इश्यूज थे, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर ना हो इसलिए।
सिमिलरली हॉर्मुज से वो निकाल कर ले गए अपनी शिप्स, यूएस के शिप्स को, और आईआरजीसी कुछ नहीं। तो वो अपनी रेलेवेंस को, अपने पावर को बचाए रखने के लिए, एक डोमिनेशन दिखाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। इनका अभी कोई मतलब नहीं है। क्यूरियोसिटी सिर्फ यही है कि कौन है आईआरजीसी या ईरान में जो पाकिस्तान को इतना इन्फ्लुएंस कर पा रहा है कि पाकिस्तान रात के वक्त यूएस से एंगेज करके और एक ऐसे मिशन को रोक रहा है जिसको 3 घंटे पहले यूएस ने बोला था कि बड़ा क्रिटिकल रिक्वायरमेंट था, जैसा कि आपने बताया मैंने, कि एसओएस टाइप का था कि लोग वहां पे मर जाएंगे, क्रू मेंबर्स की हालत खराब है, उनको वहां से निकालना जरूरी है। जी ठीक है, मनोज जी आपके पास आ रहे हैं। मनोज जी, आप ये जो स्टेप बैक किया है डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपरेशन फ्रीडम को लेकर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? क्लियर आवाज नहीं आ रही। क्लियर आवाज नहीं आ रही है। मनोज जी से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अजिताभ, आपका रुख कर लेते हैं। इस बीच ये जो डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेप बैक किया है, क्या इसे हम बातचीत के पॉइंट ऑफ व्यू से एक कदम आगे की तरफ देखें? ये समझे कि बातचीत को लेकर कुछ सकारात्मक अगर हम देखें वो स्थिति बनती हुई नजर आ रही है ईरान और अमेरिका के बीच? देखिए, बातचीत तो चल रही है, बैक चैनल में निश्चित रूप से बातचीत चल रही है। ये राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इंडिकेट किया है और ईरान की तरफ से भी पाकिस्तान को शामिल करते हुए बातचीत का ये इशारा दिया है। निश्चित रूप से बातचीत चल रही है, लेकिन जैसा मैंने कहा, ये अमेरिका ने बॉल यूनाइटेड नेशंस के कोर्ट में और रूस और चीन के कोर्ट में धकेलने की कोशिश की है कि भाई ठीक है, आप हम पे आरोप लगाते हैं तो लीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए और हॉर्मुज को खोलिए। दूसरी तरफ जो आपने कहा कि ईरान जो आईआरजीसी चाह रहा है, वो एक अलग रास्ता वो कह रहा है कि उस रास्ते से गुजरे। उसके पीछे आईआरजीसी की चाल है कि एक तो इस एरिया में माइंस का उपयोग करके अपनी हॉर्मुज पे पकड़ और बढ़ाएं और वो अपने रास्ते से निकालें, सो दैट कि लीगली भी वो टोल टैक्स कलेक्ट करने की स्थिति में हो। क्योंकि अगर इंटरनेशनल वाटरवेज से जाएगा कोई भी शिप तो वो फिर टोल देने का कोई हकदार नहीं है, उसको रोकने का कोई हक ईरान को नहीं है। लेकिन अगर वो ईरान के रास्ते, ईरान के नजदीक रेशम केसम आइलैंड वगैरह वगैरह का जो रास्ता उन्होंने दिया है उससे जाएगा तो उससे टोल वो कलेक्ट कर सकते हैं। इसको जस्टिफाई करने के लिए, अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए आईआरजीसी ये कर रहा है। क्योंकि ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो सेंट्रल कमांड के जो एडमिरल चीफ हैं कूपर, उन्होंने कहा है कि 87 देश के जहाज वहां पे अभी भी फंसे हुए हैं हॉर्मुज में। दूसरी तरफ एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ है कि अरागची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं वो चाइना पहुंच चुके हैं। चाइना में उनकी बातचीत होने वाली है और ये बातचीत अमेरिका के राष्ट्रपति के चाइना पहुंचने से पहले हो रही है। तो कहीं ना कहीं चाइना, अभी उसके पहले अरागची रूस भी गए थे, तो ये कोशिश कर रहे हैं रूस और चीन को अपने पक्ष में रखने के लिए, उस पर और ज्यादा आगे क्या करनी है, कैसे रणनीति बनानी है। इसमें एक पेच और आपसे मैं समझना चाहूंगी कि क्या रूस और चीन ही वो बड़ा पेच है जिसकी वजह से ये डिले या यूं कहें रद्द करना पड़ा? नहीं, ऐसा पेच नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ईरान को सपोर्ट तो रूस और चीन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, सबसे ज्यादा लॉस जो ये आर्थिक नाकाबंदी हुई है हॉर्मुज में, जो अमेरिका ने बंदी लगा रखी है, उसकी वजह से सबसे ज्यादा लॉस चीन को हो रहा है और चीन की अर्थव्यवस्था उससे प्रभावित हो रही है क्योंकि तेल का वह सप्लाई रुका हुआ है। और चीन एक एग्रीमेंट जो 2021 में चीन ने ईरान के साथ एग्रीमेंट किया है, उस एग्रीमेंट के तहत व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, इन सारी चीजों पे वो चीन और ईरान का एक एग्रीमेंट हुआ है। तो वो एग्रीमेंट भी कहीं ना कहीं टूटता दिख रहा है क्योंकि चीन उसमें ईरान को बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो चीन को फोर्स एक तरह से किया जा रहा है कि भाई हमारा एग्रीमेंट है तो आप इस पे तो आप अपनी तरफ से जो रोल आपका होना चाहिए वो भी तो कीजिए। लेकिन चीन भी थोड़ी दुविधा में फंसा हुआ है कि अमेरिका को डायरेक्ट काउंटर नहीं करना चाह रहा है। इसलिए सारी बातें अगले 15 दिन में 14 मई को ट्रंप जाने वाले हैं चीन, उसके पहले ये सारी चीजें हो रही हैं, कवायद हो रही है, डिप्लोमेसी भी काम करता दिख रहा है। मुझे लगता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो अभी रिजोल्यूशन पास दिया है, वो प्रस्ताव अगर पास होता है या फेल होता है, उस पे ये वर्ल्ड कम्युनिटी की नजर रहेगी और चीन और रूस का क्या रुख अख्तियार होगा ये भी उससे दिखेगा। बिल्कुल ही बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस बीच एक अपडेट जरा साझा कर ले, इराक पर शाहिद ड्रोन से अटैक, ये बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। कुर्दिस्तान इलाके में ड्रोन से प्रहार किया गया है। ईरानी
प्रॉक्सी ने अटैक किया है। इराक पर शाहिद ड्रोन से हमला किया गया है और कुर्दिस्तान इलाके में ड्रोन से प्रहार किया गया। ये जो हमला है ये ईरानी प्रॉक्सी ने इसको अंजाम दिया है। मनोज जी, आपको आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है? जी जी, एक कमेंट इस पर आपका। कल हमने देखा यूएई पर अटैक किया गया ईरान की तरफ से और अब यहाँ पर इराक पर कुर्दिस्तान इलाके में ईरानी प्रॉक्सी के द्वारा अटैक। इस तरह के अटैक से ऐसा लग रहा है कि अब सेकेंड राउंड ऑफ जो हम लोग देख रहे हैं अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है, मुझे लग रहा है कि अब और आगे बढ़ने वाला है। और अमेरिका का स्टेटमेंट आज आया है कि यूएन को भी जो है हस्तक्षेप करना चाहिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने में, और वहाँ एक प्रपोजल भी रखा है। वहीं ईरान ने जो है बोला है कि इस वार को जो है अमेरिका को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहिए। और जहाँ तक एक ही ये भी स्टेटमेंट आ रहा है कि जो प्रोजेक्ट फ्रीडम था इसको पॉज कर दिया है अमेरिका ने। तो तरह तरह का जो है स्टेटमेंट फिर से आ रहा है। क्या कभी कंटिन्यू कर देता है वार को, कभी स्ट्राइक को, या जो स्टेटमेंट हम लोग देख रहे हैं कि अमेरिका के साइड से वो कभी ना कभी चेंजेस आते रहता है। जिस तरह से ईरान का एक दौरा हो रहा है चाइना के साथ, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर चाइना जा रहे हैं, वहाँ पे भी डिप्लोमेटिक बात होगी। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से वेपन्स का भी सौदा हो सकता है, क्योंकि अब ऐसा नहीं लग रहा है कि युद्ध इमीडिएटली कुछ रुकने वाला है। और फॉरेन मिनिस्टर जो अमेरिका के हैं उन्होंने भी रशिया और ईरान को कहा है कि आप किसी न किसी रूप में ईरान को जो आप सहायता दे रहे हैं उनसे बंद कीजिए। जब तक ईरान और जब तक चाइना और रशिया का सपोर्ट जो है कम नहीं होगा, तब तक ईरान का जो रुख है वो कंटिन्यू ऐसा ही रहेगा। और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि यूएई के बाद अब इराक पे भी हमला किया गया है, तो स्वाभाविक है कि कोशिश ईरान का रहेगा किसी न किसी रूप से इस युद्ध को जो है कंटिन्यू किया जाए, ताकि जो वर्ल्ड प्रेशर अमेरिका पे बन रहा है वो कंटिन्यू रहे। और ये भी देखा जा रहा है कि अमेरिका जो अलाइज कंट्रीज हैं उनको भी एक प्रेशर दे रहे हैं कि आप अपने स्तर से जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में आपका जो शिप है उसको आप अपने अपने स्तर से निकालिए। तो लग रहा है कि अमेरिका असहाय जैसा महसूस कर रहा है। उनको लग रहा है कि अब ईरान चूंकि झुक नहीं रहा है किसी न किसी रूप में इतने प्रेशर के बावजूद भी, इसीलिए नहीं तो ये प्रेशर टैक्टिक्स काम नहीं आ रही है ईरान के परिप्रेक्ष्य में। तो इस वक्त अगर कहा जाए तो और ज़्यादा अग्रेसिव मोड पर डोनाल्ड ट्रंप को कार्य करना चाहिए था। और ख़ास तौर पर ये उम्मीद की जाती है कि अगर प्रोजेक्ट फ्रीडम पर भी जो तस्वीर दिखाने की कोशिश है वो भी थोड़ी सी इंटेंसिव होनी चाहिए थी। लेकिन एक कंट्री पाकिस्तान की तरफ से अगर ये मध्यस्थता का रुख रखते हुए एक ऐसे सेंसिटिव पॉइंट पर रोक दिया जाए इस प्रोजेक्ट को, तो इस पर बड़े प्रश्न उठते हैं। मनोज जी, वापस लौटूंगी। एक बड़ी खबर इस बीच, इराक के सुलेमानिया में हमला जिसको लेकर जानकारी मिल रही है, ईरानी प्रॉक्सी ने अटैक किया है। ईरानी विरोधी गुटों को यहाँ पर टारगेट किया जा रखा है। यहाँ पे बाकायदा देखिए सुलेमानिया में ये हमला हुआ है और ख़ास तौर पर ये अटैक ईरानी प्रॉक्सीज ने किया है, जिसमें सीधे सीधे टारगेट उन विरोधी गुटों को किया गया है जहां कहा जा रहा है जो कि ईरान से एंटी चल रहे हैं, ईरान के अगेंस्ट चल रहे हैं। अब विकास हमारे साथ लगातार बने हुए। विकास, अगर हम इस स्थिति को देखें, इसका पूरा आंकलन करें, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट फ्रीडम रोक दिया गया है या रुक गया है या किसी से रुकवा दिया गया है। ये तीनों ही जो कंफ्यूजन की स्थिति है वो इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन बैक टू बैक हमले जारी है इस बीच। देखिए, एक इसमें एक सिनेरियो और बन सकता है कि जो ऑपरेशन फ्रीडम रोका गया है, कहीं ना कहीं अमेरिका ने ये चेतावनी भी दी हो सकती है कि एक देखा जाए तो चेतावनी है कि आपने कहा था हॉर्मुज से जहाज नहीं निकलने देंगे, हमने हॉर्मुज से जहाज निकाल के दे दिए हैं, हमने दिखा दिया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है कि जो हम आपके साथ शांति वार्ता के जो हमने प्रस्ताव रखा है आप उस प्रस्ताव को स्वीकार कीजिए, आपके पास ऑप्शन नहीं है। एक तरीके से वो जिस चीज पे बार बार ईरान अकड़ रहा है वो उसकी हर अकड़ को तोड़ रहा है अमेरिका,
ये दिखाने के लिए कि आप हमारे आगे कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ शांति वार्ता करनी होगी, यही चीज है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे एक शांति वार्ता को जो लेके लगातार जो जब भी बात होती है तब कहीं ना कहीं हमला होता है। देखिए लगातार हम देखेंगे इजराइल और लेबनान में जिस तरह से हिजबुल्लाह को लेकर हो रहे थे, अब ये जो ईरानी प्रॉक्सीज हैं वो लगातार जो है वो कहीं हमले कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए और अपने आप को अपना दबदबा गल्फ कंट्रीज वेस्ट गल्फ कंट्रीज में रखने के लिए ये कह सकते हैं कि एक अपनी रणनीति जो है उसको जो है ये IRGC अंजाम देने की कोशिश कर रही है। और इसी के चलते लगातार हम देख रहे हैं कि यही ऐसे कारण है जिस कारण शांति वार्ता हर बार विफल हो रही है। जब भी कहीं ना कहीं से कोई एक अमेरिका की तरफ से कुछ कहा जाता है तो उसी के बाद IRGC या हिजबुल्लाह उसकी रिएक्शन देती है। तो ऐसे में जब तक इन चीजों को रोका नहीं जाएगा, IRGC को समझना होगा कि अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए, शांति के लिए उनको कहीं ना कहीं थोड़ी देर के लिए चुप बैठना होगा। हिजबुल्लाह को भी बिठाना होगा और जो अन्य प्रॉक्सीज है उनको भी चुप बिठाना होगा। एक बार शांति वार्ता हो जाए, US वहां से निकल जाए, फिर उसको रणनीतिक तौर पर किस तरह से देखना ये सोचना होगा। लेकिन फिलहाल अमेरिका हर उस दाव को जो ईरान खेलने जा रहा है उस हर दाव को तोड़ रहा है और अपनी और कहीं ना कहीं से साहिब साहब आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, क्या ये बौखलाहट है ईरान की इस तरीके से अटैक करना? और जैसे अमेरिका शांत बैठा है, ऑपरेशन फ्रीडम पे भी बैकस्टैप कर लिया है, अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका बैठा है कि अब ईरान तड़पता रहे और जो करना है वो कर ले और उसके बाद अंत में जो सिनारियो हो यही कि आपको बातचीत की टेबल पर आना होगा। और वो ये सवाल मोनिका आपने मेरे से पूछा? जी साहिब साहब जी। 3 चीजें आपके दर्शकों के लिए सुबह सुबह। एक, जो भी इंफॉर्मेशन वॉर जोन से आती है उसको थोड़ा और लेंस में डालना पड़ता है। ये जो इराक का हमला आप बता रहे हैं, ये सीधा सीधा स्टैब्लिश करना कि ईरानियन प्रॉक्सीज, मुझे थोड़ा और वक्त लगेगा इसको एनालाइज करने में। मोसाद का एक मेन इस समय फोकस है पिछले 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से कि ईरान की जो सप्लाईज टू हिजबुल्लाह इन लेबनान है उसका डायरेक्ट जो रूट होता है वो ईरान टू इराक टू सीरिया टू लेबनान, तो अब ईरान से रुका हुआ है। लेकिन इराक में हिजबुल्लाह के जो समर्थक हैं जिनके पास कुछ मिलिट्री हार्डवेयर अभी बाकी है, ऐसी खबरें थी कि उसको सप्लाई किया जा रहा है हिजबुल्लाह को, जिनके अपने हार्डवेयर करीब करीब खत्म होने की कगार पे हैं और ईरान से वो नहीं आ पा रहे। तो मोसाद ने अगर कुछ एंगेजमेंट्स करी हैं इराक के अंदर तो वो इंटेलिजेंट लोग हैं, पैरेलल वो एक डिसइंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल चलाते हैं। तो आपको डाउट लग रहा है कि ये ईरानियन प्रॉक्सी गुड्स हैं, ये जो कर रहे हैं हमले, ये भी बड़ा सवाल किया जा सकता है कि ये कोई और भी हो सकते हैं, इसे प्रॉक्सीज नहीं देखना है। एब्सोल्युटली। आप देखें कि इस हमले से फायदा किसको है? इस हमले से फायदा है IDF का जो ऑपरेशन चल रहा है सदर्न लेबनान में, उसमें हिजबुल्लाह के जो रेसिस्टेंस दिन पर दिन कम होता जा रहा है, उसको रिवाइव करने के लिए उनको हार्डवेयर की जरूरत है जो कि इराक के रास्ते ही आते थे। और इराक पे एक्चुअली पिछले 1.5 महीने से काफी ऑपरेशन, दिस इज द 7th हिट इराक के अंदर, 7वीं बार हमला हुआ है हिजबुल्लाह के सपोर्टर्स के ऊपर, जिसमें ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है। किसने किया है, कैसे किया है, ये डिटेल्स अभी पता लगाना नामुमकिन है। लेकिन इस हमले को ईरान का हमला मान के कुछ और डिफ्लेक्ट करने की एक मिशन दिखता है मुझे, पहला। दूसरा, एक और चीज मैं सप्लीमेंट कर दूं, पहले पैनलिस्ट डिस्कस कर रहे थे, जब 135 देशों ने ईरान के हमले जो कि मित्र राष्ट्र, जो कि वेस्ट एशियन कंट्रीज पे चल रहे थे, उसको कंडेम किया, उस समय रशिया और चाइना ने वीटो का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये पहला इंडिकेशन था ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ऑफिशियल कि चाइना ईरान के साथ उतना नहीं खड़ा है जितना हम कयास लगा रहे थे। और अब ये दूसरा जो एक प्रपोजल आया है कि ईरान का हॉर्मुज में जो IRGC के एक्ट्स हैं इसको कंडेम किया जाए, जो कि अमेरिका बहुत हार्ड पुश कर रहा है और ऐसे समय पे कर रहा है जब UNSC की चेयरमैनशिप चाइना के पास है। तो इसमें भी चाइना बीइंग अ वेरी लॉफुल कंट्री इंटरनेशनल फोरम पे बहुत तो भाई कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि बहुत ज्यादा दुश्मनी भी कहीं ना कहीं घातक हो सकती है? नेटो से पहले ही बैर ले लिया है, EU से कुछ खास पट नहीं रही है, अब अगर UN से भी इस तरीके की तस्वीर दिखाएं तो लेट इट बी लाइक UN टेक्स द कॉल। यस, पार्टली करेक्ट, बट मेजरली ये जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर चाइना के हैं, वो एक डेस्परेट मूव है टू इन्फ्लुएंस चाइना कि ये प्रपोजल टू अगेन कंडेम विद इन अ मंथ ईरान का सेकंड कंडेमनेशन। अमेरिका इजराइल एक्शन का एक भी कंडेमनेशन नहीं आया, बट यूनाइटेड नेशंस
के द्वारा दूसरी बार ईरान कंडेम किया जाएगा। पहली बार उनके द्वारा किए गए हमलों के लिए, और इस बार चांसेस हैं कि उनका हॉर्मुज में जो एक्टिविटी चल रहा है, फायरिंग ऑन अनआर्म्ड शिप्स, कमर्शियल शिप्स, उस पे फिर से कंडेमनेशन ड्यूरिंग चाइनाज चेयरमैनशिप। ये एक बहुत गलत मैसेज देगा ईरान के खिलाफ कि ईरान का चाइना से कोई अलाइनमेंट नहीं है जब इस तरह की बातों पे डिस्कशन होता है, इसलिए वो दौड़ के गए हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा ईरान के लिए चाइना को इन्फ्लुएंस करना, क्योंकि अगर आप उस प्रपोजल को देखेंगे तो उसमें बहुत दम है कि एक कंडेमनेशन तो ईरान के खिलाफ आएगी कि आप हॉर्मुज में शिपिंग लाइंस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, इंटरनेशनल वाटर्स में आप इंटरफेयर कर रहे हैं, आर्म्ड इंटरफेरेंस, ये अनलॉफुल है और इसलिए हम इसको कंडेम करते हैं। और कंडेम ऐसे समय पे कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जब चाइना उसका चेयरपर्सन फॉर द मंथ, इस बात को। और तीसरी बात, एक जस्ट फॉर मैपिंग पर्पस, पुतिन और ट्रंप की जो फिर से बात हुई है लेटेस्ट, उसमें पुतिन ने शायद ऐसा इंडिकेट कर रहे थे ट्रंप कि फिर से कुछ ऐसा बोला है कि हम रेडी हैं हेल्प करने को। मतलब ये जो स्टॉपेज ऑफ पोजीशन ऑफ पॉज ऑफ एक्टिविटी करी है ट्रंप ने अचानक, वो पुतिन के कॉल के बाद करी है, तो शायद कहीं ना कहीं उसमें रशिया का भी रोल होगा कि आपको अगर यूरेनियम पे फोकस करना है तो उसके लिए हम ये मदद करने को तैयार हैं। ट्रंप को ये बात समझ में आई होगी और उन्होंने इसी दरमियान पाकिस्तान के इस प्रपोजल को, रिक्वेस्ट को कि थोड़ी देर और पॉज कीजिए, हम किसी डील के बहुत करीब हैं। मतलब कि मिसाइल प्रोग्राम में चाइना कुछ हेल्प करेगा, यूरेनियम शिफ्टिंग में रशिया हेल्प करेगा, और कुछ ना कुछ टेम्परेरी सोल्यूशन की तरफ हम अगले 1-2 दिनों में पढ़ रहे होंगे। जी ठीक है। इस बीच एक और अपडेट जरा दर्शकों को बताते चले, यूएई पर ईरान का दूसरी दफा अटैक हुआ है। यूएई पर ईरान का दूसरी दफा हमला, यूएई के विदेश मंत्रालय का दावा है ईरान ने मिसाइल से ये अटैक किया है। ये यूएई के विदेश मंत्रालय का दावा जो है सामने, इससे पहले एक पोर्ट पर अटैक किया गया था और अब ये दूसरा अटैक जो है वो किया गया जिसकी पुष्टि की है यूएई के विदेश मंत्रालय की तरफ से। डॉक्टर अजित, आप इस तरीके से लगातार ईरान द्वारा जो ये अटैक्स किए जा रहे हैं, अभी ने किस तरीके से इंटरप्रेट करें? अमेरिका की रणनीति तो हमने समझने की कोशिश की, अब ईरान की नीतियां क्या नजर आ रही हैं आपको इस बीच? देखिए मोनिका जी, ये यूएई पे जो अटैक है ये भी ईरान का फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, क्योंकि यूएई ऑफ लेट अमेरिका की तरह पूरी तरफ झुकता नजर आ रहा है। दो चीजें वहां पे स्पष्ट दिख रही हैं। एक तो 1 तारीख से यूएई ने ओपेक, जो एक्सपोर्टिंग तेल निर्यातक देशों का जो संगठन है ओपेक, उसको छोड़ दिया है। उससे यूएई आजाद हो गया है और वो अब 50 मिलियन मतलब 50 लाख बैरल कह लीजिए तेल वो सप्लाई कर सकता है आउट ऑफ हॉर्मुज, क्योंकि फुजैरा पे जो अटैक ईरान कर रहा है उसका उद्देश्य यही है। फुजैरा आउटसाइड हॉर्मुज आता है, वो हिंद महासागर में ओमान के पास है। उस एरिया से यूएई इंडिया को, एशिया को तेल सप्लाई कर सकता है। उसके पास वो क्षमता भी उसने डेवलप कर ली है और उसने अब ओपेक को भी छोड़ दिया है, तो वो बंधन मुक्त हो गया है। तो एक तो ये है कि तेल की अगर थोड़ी सी भी ढीली पकड़ होगी तो ईरान की पकड़ कमजोर होगी, तो एक तरफ ये रोकने की कोशिश। दूसरी तरफ अभी अमेरिका ने 8.6 अरब डॉलर का हथियार सप्लाई का इमरजेंसी अप्रूवल दिया है और उसके तहत यूएई को, कुवैत को, इजराइल को और कतर को, इनको हथियार सप्लाई करने का इमरजेंसी अप्रूवल देके सप्लाई करने की बात की है। तो अमेरिका खुल के यूएई के समर्थन में आ रहा है, उसको भी थोड़ा सा चैलेंज करना। और तीसरा ये भी देखिए कि यूएई ही अमेरिका का सबसे बड़ा साझेदार भी रहा है। तो इस यूएई पे अटैक करके ये तीनों जो चीजें चल रही है वो दिखाता है कि एक फ्रस्ट्रेशन उसका, और दूसरी तरफ अपनी वो कोशिश कर रहा है कि नहीं हम अभी भी ताकतवर हैं, हम अभी भी रोक सकते हैं चीजों को। ये ईरान का उद्देश्य है और इसीलिए वो अपनी तरफ से शिप्स को जाने की जो कोशिश कर रहा है और एक रास्ता दिखा रहा है कि आईआरजीसी इस तरफ से, तो वो सारी चीजें, वो पकड़ उसकी चूंकि ढीली हो रही है, इसको बनाए रखने का ही मेन उद्देश्य है और इसलिए यूएई पे अटैक कर रहा है। और आप देखिए इसीलिए भारत ने प्रधानमंत्री के लेवल पे, प्रधानमंत्री मोदी ने इसके कंडेम किया, इसकी निंदा की। आपने भारत का भी जिक्र कर दिया, आपने यूएई पर हमले को लेकर बता दिया, लेकिन फिर तो ये भी प्रश्न उठेगा ना कि इजराइल और यूएई ये रिश्ता कहलाता क्या है? और ये सीधे सीधे अगर मैं प्रश्न आपसे करूं कि इजराइल इंक्लाइंड या सीधे सीधे अमेरिका के साथ इतनी ज्यादा साझेदारी दिखाना, और इसमें यूएई से पहले डोनाल्ड ट्रंप का बयान आना कि यूएई पर कोई जो हमला हुआ है इतना इंटेंसिव नहीं था, इंटरप्रेट कर लिया गया है, इंटरसेप्ट कर दिया गया है आसमान में ही।
इसकी मजबूरी क्या है? देखिए, यूएई निश्चित रूप से अब ये जो गल्फ के देश हैं या जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उसमें वो इजराइल की तरफ झुकता दिख रहा है। अब्राहम एकॉर्ड जो 2020 में हुआ ट्रंप के प्रतिनिधित्व में, उसमें यूएई वाज द फर्स्ट कंट्री, फर्स्ट गल्फ अरब कंट्री जो यूएई इजराइल के साथ आया। उसके बाद बहरीन भी आया। तो ये इजराइल और अब ओपेक से चूंकि वो निकला है तो कई और देशों ऐसी संभावना है कि वो ओपेक छोड़ेंगे तो ओपेक कमजोर होगा। इससे वर्ल्ड मार्केट में जो प्राइस वो कंट्रोल करता था ऑयल का, उस पे भी ढीली जाएगी। तो ये सारी चीजें विश्व कम्युनिटी के लिए आप एक तरह से कहिए पॉजिटिव होता दिख रहा था। इसमें सऊदी भी नहीं चाहेगा, ईरान भी नहीं चाहेगा कि ओपेक का इस तरह से कमजोर होना। और यहाँ पे यूएई दूसरी तरफ आप देख लीजिए, भारत के साथ, इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ ये दिखा रहा है कि कहीं ना एक नई गठजोड़ की तैयारी हो रही है। और अब्राहम एकॉर्ड को तो उसने किया ही किया, इजराइल को उसने मान्यता तो दिया ही दिया। इसके अलावा U2 एक जो नया संगठन बना अमेरिका के नेतृत्व में, उसमें भी भारत, इजराइल और यूएई, अमेरिका, ये चारों उसमें हैं। तो ये U2 कह के उसका है, तो उसमें इजराइल, इंडिया और अमेरिका, यूएई हैं। तो इनका एक अलग संगठन बनने की तैयारी हो रही है और उसमें कई और नए रास्ते की भी विकल्प की बात की जा रही है। तो वो भी एक यहाँ पे दिख रहा है कि ईरान कहीं ना कहीं कमजोर होता दिख रहा है, क्योंकि अगर नए रास्ते बौखलाहट का वो भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। डॉक्टर साहब लौट आपके पास, यूएई हमले पर ईरानी अधिकारी की तरफ से एक स्टेटमेंट है, उसका जरा जिक्र कर लें। यूएई पर जो अटैक हुए उस पर ईरानी अधिकारी का बयान, ईरानी अधिकारी ने हमलों की पुष्टि नहीं की, राजनीतिक संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं, इस बात का भी जिक्र कर दिया और साथ साथ ये भी कह दिया कि दुश्मनों से सावधान रहे। यूए ये भी कहा है, ईरान की तरफ से कहा गया है और ईरानी अधिकारी ने हमलों की पुष्टि भी नहीं की है। इसके साथ ये कहना कि राजनीतिक संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं है। मनोज जी, क्या ये समझे कि ये अटैक ईरान ने नहीं किया, क्योंकि ये कहना कि राजनीतिक संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं है, दुश्मनों से सावधान रहे, और साथ साथ इन हमलों की पुष्टि भी नहीं की है? इसमें प्रॉक्सी की बात कही जा सकती है। जिस तरह से ये भी स्टेटमेंट आ रहा है कि क्या ईरान के प्रॉक्सी ने जो है यूएई पे हमला किया, और जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ईरान में के लोग जो है सड़क पे अभी भी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं अमेरिका के खिलाफ और अपने IRGC को बूस्ट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़िए। और जितने भी प्रॉक्सीज हैं ईरान के, वो ऐसा लग रहा है कि वो भी अपना पेशेंस धीरे धीरे खो रहे हैं। और हम लोगों ने देखा कि इजराइल का जो है वो हिजबुल्लाह पे अभी भी अटैक चल ही रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं इजराइल का भी जो है यानी कुछ ये जो अटैक यूएई पर मिसाइल हुआ है ये डायरेक्टली IRGC की तरफ से नहीं हुआ, ये प्रॉक्सीज के थ्रू हुआ है, ये कहना आप चाह रहे हैं? अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि कोई स्टेटमेंट अगर ईरान के साइड से अगर नहीं आता है तो जी प्लीज कंप्लीट कर लीजिए। ईरान के साथ के पास ऐसा कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। और जिस तरह से ईरान का स्टेटमेंट ये भी है कि ये राजनीतिक हल ही हो सकता है, मिलिट्री हल नहीं हो सकता है, ये भी अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प नहीं समझ पाए हैं। और अभी भी जो है ज्योग्राफिकल कंडीशन जिस तरह से ईरान का है वो समझ नहीं पाए या समझा नहीं पाए हैं, सवाल तो यही है ना। ट्रम्प समझ नहीं पाए हैं या एक्चुअल में दुनिया को वो मैसेजिंग सही नहीं कर पाए हैं। एक बड़ी खबर उसके बाद वापस लौट रही हूँ। फ्रांस के कार्गो शिप पर ईरान का हमला हुआ है। ईरान ने क्रूज मिसाइल से हमला किया है। बंदरगाह पोर्ट से मिसाइल दागी हमले में चालक दल के कई सदस्य घायल हुए हैं। हमले के वक्त दुबई के पास था जहाज। अब ये इंफॉर्मेशन, और साहे साहब ये अगर हम पूरी तस्वीर को एक साथ रखें, और अभी आप मुस्कुरा भी रहे थे क्योंकि अभी जिस तरीके की बात सामने आई, मुझे आपसे प्रश्न ये करना है कि पहले भी कहा गया कि इनकी बहकावे में ना आए। अब्बास अरागची कह रहे थे कि अभी इसका कोई सैन्य समाधान नहीं है, इस पर आपको राउंड टेबल पर बैठकर ही बात करनी पड़ेगी, मसले को बातचीत की मेज पर ही सुलझाना होगा। अब ये कौन बहका रहा है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये अटैक कौन कर रहा है, ये तो सीधे तौर पर कह रहे हैं ना, अटैक की से भी एक तरीके से खुद को अलग रख रहे हैं। देखिए, तो जो एनालिसिस पिछले 48 घंटों में पेंटागन द्वारा की गई है और जो ब्रीफिंग करी गई थी इनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर के द्वारा,
उसको बहुत ध्यान से फॉलो करने की जरूरत है। इन्होंने बोला है कि जो जो कुछ भी हो रहा है आज की तारीख में, उनका मेन फोकस एरिया हॉर्मुज था, वो इट इज मच बिलो द थ्रेशोल्ड टू रिटेलिएट। मतलब अमेरिका का ये कहना है कि जो कुछ भी हॉर्मुज में गोलियां चली हैं कार्गो शिप्स पे, या जो हमला हुआ है यूएई पे, इसको हम वायलेशन ऑफ सीज फायर, ईरान का वायलेशन ऑफ सीज फायर नहीं मान सकते हैं। इन अटैक्स में उतना दम नहीं है कि हम इसको उस थ्रेशोल्ड का माने कि अब हमें रिटेलिएटरी अटैक या सीज फायर को खत्म करना चाहिए। ये बहुत ही मेजर्ड रिस्पॉन्स है, क्योंकि यूएई पे हमला हुआ है, ये तो वायलेशन है। चलिए, कार्गो शिप्स पे कुछ ने मशीन गन चला दी आईआरजीसी ने, उसको आप बिलो द थ्रेशोल्ड बोलेंगे, इसकी वजह से हम वापस ईरान पे अटैक नहीं करेंगे। लेकिन यूएई पे अगर ईरान ने मिसाइल दागी है और यूएई के पास आयरन डोम है जो इजराइल का है, तो इस केस में हम हमास और इजराइल पे भी क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि उन्होंने अपने ही आयरन डोम को पेनिट्रेट करके और एक ऑड मिसाइल। नहीं, पर ये पैरामीटर सेट कौन करेगा? आपने कहा कि चाहे यूएई पर हमले हो, दूसरी तरफ अब इन कार्गो शिप्स पर अटैक हो, दोनों की इंटेंसिटी, दोनों की थ्रेशोल्ड्स को एक साथ नहीं हम कंपेयर कर सकते। तो कंपेयर करना क्या है फिर? ये प्रश्न मेरा इसलिए है क्योंकि सीधे सीधे एक्ट ऑफ वॉर जैसी चीज़ भी तो सामने आ जाती है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम की स्थिति में जब तनावपूर्ण स्थिति थी, वहाँ पर एक एक मॉनिटरिंग की जा रही थी। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूँ खाड़ी की स्थिति को, तो इवन इफ ये कार्गो शिप पर हमला हो रहा है, ये भी तो एक्ट ऑफ वॉर ही है ना फिर। बहुत इंटेलिजेंट। आपको यू मस्ट रिविजिट कल की जो सेंटकॉम की पेंटागन की ब्रीफ है। केन से पूछा गया, जो उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, चेयरमैन पूरी फौज के, अमेरिकन फौज के, उनसे स्पेसिफिकली पूछा गया कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये जो गोलीबारी हुई ये बिलो द थ्रेशोल्ड है। उसने बोला दिस क्वेश्चन इज बियॉन्ड माय पे ग्रेड। मुझे जितनी सैलरी मिलती है उतने में मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। रितु, आपने जो सवाल पूछा ना, बहुत इंटेलिजेंट, कि कौन डिसाइड करेगा वो थ्रेशोल्ड। वो थ्रेशोल्ड डिसाइड करते हैं ट्रंप, नॉट इवन पीट हेगसेथ, सेक्रेटरी ऑफ वॉर नहीं करते। तो ये सवाल जब पूछा गया था, उन्होंने बोला था कि इसका रिस्पॉन्स में रिप्लाई मैं नहीं दे पाऊंगा कि इसको हम वॉर एक्ट क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्टिविटीज यूएई में या सऊदी में अभी भी ऐसी हो रही हैं जो डायरेक्टली ईरान या ईरान के प्रॉक्सीज कर रहे हैं। ये अभी बहुत जल्दी होगा कहना, कौन कर रहा है वी रियली डोंट नो, क्योंकि कुछ ना कुछ फायदा इससे अमेरिकन मैसेजिंग को भी हो रहा है कि देखिए ईरान अभी भी चुप नहीं बैठ रहा है। आईआरजीसी एट द लोएस्ट लेवल जाने के बाद भी अपनी जिद पे कायम है, इसलिए हम उनके खिलाफ कुछ एक्शन फ्यूचर में ले सकते हैं। हालांकि अभी एज ऑफ नाउ उन्होंने जो पॉज किया है, उससे ये सारे कयास गलत होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि दिस वाज रीजन इनफ कि एक और नॉकिंग तेहरान की या कोस्टल एरियाज ऑफ ईरान की अमेरिकन फोर्सेस करती, हॉर्मुज खुलता और आवाजाही थोड़ी इजी होती, क्योंकि अभी भी हॉर्मुज का स्टॉपेज बहुत रूडिमेंट्री तरीके से हो रहा है। अमेरिका के पास इनफ फायर पावर है, इनफ मैन एंड मशीन है उसको पूरा खुलवाने के लिए, लेकिन अपने लोगों को ये लाइन ऑफ फायर से बचा के, इतना एबनॉर्मल सिस्टम है इनके यहाँ कि दे डोंट पुट देयर गाइज इन हार्म्स वे एट ऑल। नहीं तो एक दिन का काम था हॉर्मुज खुलवाना। आज की तारीख में जो आईआरजीसी की स्टेटस है, कोई वहां पे हमको नहीं लगता कि अभी भी एक भी माइन एक्सप्लोड नहीं की है, डिटेक्ट नहीं हुई है। इतनी शिप्स निकली हैं, हंड्रेड्स ऑफ शिप्स। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कहाँ चला गया सर 20 सेकंड में? जी 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 जी। तो ये सारा अमेरिका अपने पेनिट्रेशन ऑफ हॉर्मुज को जस्टिफाई करने के लिए एक बातें कर रहा था। उसके बहाने वो मिलिट्री शिप्स को अक्रॉस हॉर्मुज जाके एक्चुअल टेस्टिंग कर रहा था कि ईरान का रेसिस्टेंस है कितना। अब वो उनको पता चल गया है, उन्होंने एक पॉज दिया है, ईरान को एक मौका दिया है टू मॉडिफाई द डिमांड्स, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। जी डॉक्टर अच्युता, ये फ्रांस के जहाज पर अटैक हुआ है, और जैसे कि मैंने पहले भी प्रश्न पूछा कि हमले कर कौन रहा है, क्योंकि ईरान की तरफ से तो कहा जा रहा है ना कि दुश्मनों के बहकावे में ना आए। सो क्या ये एक कोशिश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान के विरुद्ध बाकी देशों को करने की भी? अटैक ईरान की तरफ से, आईआरजीसी की तरफ से हो रहा है, इसमें कोई दो राह नहीं है। कोई प्रॉक्सी नहीं, सीधे सीधे आईआरजीसी ये अटैक करवा रहा है अपनी पकड़ को, अपनी ताकत को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए कि हम अभी भी रोक सकते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने ये प्रूव कर दिया है, कल जो 2 शिप जो निकाले हैं, फ्रांस के शिप पे अटैक हुआ है, ये सारी दिखा रही है। अमेरिका ने प्रूव कर दिया कि उसकी पकड़ है और उसमें वो क्षमता है कि वो कर सकता है, वो निकाल सकता है। लेकिन जानबूझ के उसने सिक्योरिटी काउंसिल में ये प्रस्ताव दिया है कि विश्व को और सिक्योरिटी काउंसिल को और चीन और रूस को भी एक हम मौका दे रहे हैं कि आप बातचीत से उसको लाइए, हॉर्मुज को खोलिए।
तो और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी उसमें लगाया गया है कि इसको निकालिए, इसको खोलिए। तो एक तरह से डिप्लोमेसी दिखा रहा है कि डिप्लोमेसी काम कर रही है, और अगर डिप्लोमेसी कर सकती है काम तो आप करवा लीजिए। ये अमेरिका उधर सिद्ध करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ हॉर्मुज पे उसकी पकड़ बिल्कुल है और वो चाहे तो कर सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम ईरान भी वहां पे इस स्थिति में है कि वो जो गुरिल्ला वारफेयर कह लीजिए, एसिमेट्रिक वार करके वो ऑब्स्ट्रक्शन तो कर ही सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उससे भी बचने के लिए वो कोशिश कर रहा है कि ईरान बातचीत से इस चीज को आ जाए और हॉर्मुज को खोल दे। आप अगर देखें यहाँ पे तो एक तरफ वो सीज फायर को भी होता दिख रहा है, हालांकि सीज फायर का उल्लंघन दोनों साइड से हुआ है, लेकिन फिर भी जानबूझ के राष्ट्रपति ट्रंप ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं अजिताभ सर, ये कहा जाएगा कि इस हाइब्रिड वॉरफेयर में, जिस हाइब्रिड वॉरफेयर की मैं बात कर रही हूँ, उसमें आ जाता है आपका साइबर तौर पर अटैक्स, उस पर आ जाता है इन छोटे छोटे शिप्स में जो अटैक्स हो रहे हैं, इसमें एसिमेट्रिक वॉरफेयर में प्रॉक्सी गुट जैसे हमले कर रहे हैं वो भी आ जाता है। तो ये तो पूरे सीजफायर फ्रेमवर्क के लिए बड़ा खतरा होगा ना सर, ये तो इररिलेवेंट हो जाएगा फिर। बिल्कुल, सीज फायर का देखिए रितु जी उल्लंघन तो हो रहा है, लेकिन पेपर पे ये लोग अभी उसको बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये दिखाना चाहता है कि डिप्लोमेसी को काम करने दो। सीज फायर अमेरिका ने भी उल्लंघन किया है, कल उसने भी जो अटैक किया है 7 शिप पे, छोटे छोटे जहाजों पे ही सही अटैक करके, अगर सही जानकारी है कि 5-6 उसके ईरान के नाविक मरे हैं, वो कोई सिविलियन नहीं मरा है, वो IRGC और यही लोग मरे हैं, नो ऑब्वियस है वो फिर भी दिखाना चाहता है कि एक मौका यहां दिया जा रहा है ईरान को कि आप कर लो इसको, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेवल पे आप देख लीजिएगा। क्योंकि अब विश्व समुदाय आप देख लीजिए, जब से ये हॉर्मुज की इतनी पराकाष्ठा पे पहुंच गई है ब्लॉकेड, कि अब तेल का जो खेल है ना वो अपना पूरा रंग दिखा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं फ्रांस, यूके, कनाडा, देखिए सारे यूरोपियन यूनियन ने, GCC ने, सबने मिलके UAE पे अटैक को कंडेम किया है, इंडिया ने, सबने कंडेम किया है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो चाह रहा था कि ये फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पे जो एक इंटरनेशनल फोर्स बनाने की या इंटरनेशनल ग्रुप बनाने की कोशिश थी, अब वो होता कहीं ना कहीं दिख रहा था। और इसीलिए अब ईरान भी बहुत थोड़ी सी कमी है। चलते चलते विकास, आप कहीं ना कहीं ईरान जिस तरीके से पहुंच रहे हैं, माफ कीजिएगा, चाइना जिस तरीके से पहुंच रहे हैं, ईरान के विदेश मंत्री कोशिश की चाइना फ्रंट में आए और ईरान के सपोर्ट में बात रखें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। जी बिल्कुल, देखिए लगातार हर मोर्चे पर देखा जाए तो अमेरिका ईरान को मात दे रहा है, चाहे हॉर्मुज हो, चाहे उसके अंदर से अपने वो पायलट निकालना। तो ऐसे में ईरान को लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो परतें हैं वो सब खुलती नजर आ रही हैं, और वो अब अमेरिका उसकी हर चीज को समझ रहा है, उसके पास कितनी सैन्य शक्ति है, किस तरह से वो इस्तेमाल करता है। ऐसे में अब उसको रशिया, चाइना की मदद चाहिए ताकि वो अपनी तकनीक को एडवांस कर सके और उसको कहीं ना कहीं एक साथ मिल सके, ताकि वो भी उसके पास नई तकनीक आ सके। हालांकि सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं चाइना और रशिया ने उसकी मदद जरूर की है, तो बहुत बार विकास अप्लाई किया जा चुका है। आपने देखा था पिछली दफा भी जब ईरान पर अमेरिका ने अटैक किया था वो असफल रहा था, और उसी ब्लूप्रिंट पर ईरान ने किस तरीके से वर्क किया और अपनी तकनीक को और ज्यादा बूस्टअप किया। खुरमशहर फोर जो हम देख रहे हैं वो उसका जीता जागता प्रमाण है कि उसी ब्लूप्रिंट पर जो अमेरिका वर्क कर रहा था, अब ईरान उस पर आगे अग्रसर है, और यही बड़े खतरे का संकेत भी था। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान जो हमारे साथ कनेक्ट हुए और अपनी प्रतिक्रिया दी, कीमती वक्त दिया, शुक्रिया आप सभी का। और विकास आपका भी तमाम जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट TV पर मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अब इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर लाइव।